ये 2010 की गर्मियों की बात है, जब मैं अपनी किशोरावस्था में आ ही रहा था। मेरी बड़ी बहन को पहला बच्चा होने वाला था, इसलिए मेरे परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल आ गए थे। मेरे मॉम और डैड लगातार डॉक्टर से बात कर रहे थे और मेरे जीजा जी डिलीवरी कमरे के अंदर थे। मैं हॉस्पिटल की लॉबी में बैठा हुआ था। मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी चिंता हो रही थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि डिलीवरी होने में अभी देर है और उन्हें करीब 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। मेरे डैड ने मेरी मॉम से कहा कि बेहतर होगा अगर हम लोग आज रात हॉस्पिटल में ही रुक जाएं, ताकि हम बेथनी के करीब रह सकें। हमने हॉस्पिटल की कैंटीन से अपने लिए सैंडविचेस लिए और एक नए मेहमान के आने का इंतजार करने लगे। तो मैं सिर्फ 11 साल का था, इसलिए मेरे लिए बोर हो जाना बहुत ही आसान था। मेरी मॉम हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करने में व्यस्त थी और मेरे डैड हॉस्पिटल वालों से, और इस वजह से मेरे पास हॉस्पिटल में अकेले घूमने का एक अच्छा मौका था। लेकिन मैं जानता था कि मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए कभी राजी नहीं होने वाले, इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा। मैं अपने डैड के पास गया और मैंने उनसे कहा, डैड क्या आप मुझे सोडा पीने के लिए $1 देंगे? ये लो। उन्होंने मुझे पैसे दिए और वापस डॉक्टर से बात करने में लग गए। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं रात के 1 बजे इतने बड़े हॉस्पिटल में अकेला घूमूंगा। जैसे ही मुझे $1 का वो नोट मिला, मैं सीधा सोडा मशीन की तरफ जाने के लिए निकल गया, जो दूसरे माले पर था। मेरी बहन की डिलीवरी तीसरे माले पर होने वाली थी, जहां मैटरनिटी वार्ड था। जैसे ही मैं दूसरे माले पर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि रात के इस वक्त हॉस्पिटल कितना सन्नाटे से भरा था। रिसेप्शन पर एक लेडी थी जो अपने फोन पर वीडियोस देखकर हंस रही थी। उसने एक बार सर उठाकर मुझे देखा और फिर वापस अपने फोन में लग गई। मैं कॉरिडोर के आखिर तक गया और सोडा मशीन के सामने आकर रुक गया। मैंने $1 का नोट मशीन में डाल दिया। जैसे ही मैं सोडा निकालने के लिए बटन दबाने वाला था, मैंने डॉक्टर का कोट पहने 2 आदमियों को लिफ्ट से बाहर आते हुए सुना। वो काफी गुस्से में लग रहे थे और मैंने उनकी बातें भी सुनी। और फिर मैंने उनसे कहा कि साइक वार्ड को बेसमेंट में बनाने की एक वजह है। वाकई कुछ इंटर्न तो कभी नहीं सीखते। हाँ, सच में उन्हें लगता है कि एक पेपर पास कर लेने से वो डॉक्टर बन गए, लेकिन वास्तव में आपको तब तक कुछ नहीं पता चलता जब तक आप असल जिंदगी में नहीं आते। गुस्से और बेचैनी से भरे 2 लोग आपस में बात करते हुए मेरे पीछे से गुजर गए। मुझे उन दोनों के बीच की बात का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी, वो ये कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक साइक वार्ड भी है। उस वक्त मुझे ये साइंस के शब्द नहीं पता थे, इसलिए मुझे लगा कि साइक वार्ड का मतलब है कोई सीक्रेट लैब। इस जगह के लिए मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ गई। मैंने अपने हाथ में सोडा का बॉटल उठाया और लिफ्ट में चला गया, लेकिन इस बार ऊपर जाने की बजाय मैंने नीचे का बटन दबाया। बेसमेंट लिफ्ट का दरवाजा अपनी हमेशा की तरह आवाज करते हुए खुला। मेरे सामने एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके आखिर में एक लाल रंग का दरवाजा था। एक आदमी सुरक्षाकर्मी के कपड़े पहने कुर्सी पर बैठा सो रहा था। बिना उसे जगाए मैं लाल दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजे के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था साइक वार्ड। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके अंदर बहुत से साइंटिस्ट्स हाथ में बीकर लिए यहाँ वहां घूम रहे होंगे, लेकिन अंदर घुसने पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। वो सिर्फ एक तस्वीर जैसा हॉलवे था, जिसकी लाइट्स पीले रंग की थी और वो झिलमिल हो रही थी। पेशाब की गंदी बदबू और केमिकल की गहरी महक की वजह से मेरे फेफड़े झूम से गए। हॉलवे के दोनों तरफ लाइन से केबिन बने हुए थे। मैंने अपने सोडा कैन से एक घूंट पिया और आगे चलने लगा। पहले कुछ केबिन में मुझे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि उनके दरवाजे बंद थे। फिर मैंने अपने बाईं ओर एक और कमरा देखा। वो पूरा खुला हुआ था। उसके अंदर से गहरी सांसें लेने की आवाजें आ रही थी। ये जो कहावत है कि बच्चे पागल होते हैं, मेरे ऊपर 100% बैठती है। मैं उस कमरे के आगे आकर रुक गया और देखने लगा कि वहाँ क्या है। वहाँ एक बिस्तर था और एक औरत थी। उस औरत को चेन की मदद से उस बिस्तर पर बांधा हुआ था। उसके हाथ और पांव लोहे की चेन से बंधे हुए थे। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हर बार सांस लेने और छोड़ने पर उसका हड्डियों वाला शरीर ऊपर से नीचे जाता। मैं पहली बार किसी हॉस्पिटल में नहीं आया था, इसलिए मुझे ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि इस तरह किसी मरीज को क्यों रखा गया है। मैंने एक और घूंट लिया, जिसकी वजह से स्लर की आवाज हुई और अचानक उस औरत ने मेरी तरफ अपना सर घुमाया और अपनी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें खोली। तुम क्या पी रही हो? मैं कभी उसका चेहरा नहीं भूल पाऊंगा। उसके शरीर पर जैसे खाल थी ही नहीं, उसका सर गंजा था। स्प्राइट। मैंने काफी समय से स्प्राइट नहीं पी। क्यों? तुम्हें इस तरह बिस्तर से क्यों बांधा हुआ है? मुझे नहीं पता। यहाँ के लोग बहुत ही क्रूर हैं। वो मेरे साथ किसी जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा सा सोडा दोगे बच्चे? तुम भी इन लोगों की तरह क्रूर मत बनो। मेरे पास आओ और मेरे मुंह में थोड़ा सा सोडा डालो प्लीज। मैं जिस दरवाजे से अंदर आया था, मैंने उस तरफ मुड़कर देखा। वो सुरक्षा कर्मी अभी भी बाहर ही था। पहले तो मुझे हिचकिचाहट होने लगी, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे उसके पास गया। ये हुई ना बात। शाबाश, तुम बहुत ही नेक बच्चे हो। मेरे एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने पर उस औरत की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। जब मैं उससे बस कुछ ही इंच की दूरी पर था, उसने अपना मुंह खोला और अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और किसी सांप जैसी आवाज निकाली। मैं उसे डरकर उस औरत से दूर हो गया। मेरे माथे पर पसीने छूट गए। वो औरत बड़ी सी मुस्कान के साथ हंसने लगी और फिर गाना गाने लगी।
डेज़ी डेज़ी तुम भी मुझे अपना जवाब दो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए आधी पागल हूँ। डेज़ी डेज़ी गिव मी योर आंसर, आई एम हाफ क्रेजी फॉर यू। मैं वहां से भागा, लेकिन अचानक उस औरत के कमरे के सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी सिर्फ अंडरवेयर पहने वहां से बाहर निकला। वो कम से कम 8 फीट लंबा था और वो लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने अपनी बाहें मेरी तरफ बढ़ाई और मुझे जमीन से हवा में उठा लिया। मेरे पैर हवा में झूल रहे थे। उसने मेरे बाल सूंघे और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने कभी अपनी आंखें नहीं झपकाई। मैं इतना डरा हुआ था कि चिल्ला भी नहीं पाया। उसने आखिरकार मुझे नीचे रखा और कहा, तुम वो नहीं हो। जब मैं उसे गले लगाता था तो उसकी महक अलग होती थी। और फिर वो अपने कमरे में वापस चला गया। अगर उसने मुझे छोड़ा ना होता तो मैं अपनी पैंट गीली कर देता। मैं सीधे बाहर का दरवाजे की तरफ भागा और उसे अपनी पूरी जान लगाते हुए खोला, जिस वजह से सुरक्षाकर्मी अपनी गहरी नींद से उठ गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। वो एक बच्चे को रात 1 बजे वहां देखकर हैरान हो गया और मैं तो उस समय साइक वार्ड में घूम रहा था। मैं इतना ज्यादा रो रहा था कि मेरी बात उससे शायद ही समझ आई होगी। वो मुझे दूसरी मंजिल पर बने रिसेप्शन तक ले गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे पहले देखा था, इसलिए उसने मुझे पहचान लिया। उसने मेरे लिए अनाउंसमेंट करवाई कि एक 11 साल का लड़का हॉस्पिटल में खो गया है। तब तक मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ढूंढना शुरू कर दिया था, इसलिए अनाउंसमेंट सुनकर वो नीचे आ गए। मेरी मॉम ने मुझे जोर से गले लगा लिया और मेरे डैड मुझे अकेले हॉस्पिटल में घूमने के लिए डांटने लगे। मेरी बहन ने तब तक मेरी भतीजी को जन्म दे दिया था, लेकिन मेरे साथ हुई इतनी भयानक घटना की वजह से उस वक्त मैं उसकी खुशी में शामिल नहीं हो पाया। मेरी बहन को घर ले जाने से पहले हॉस्पिटल में अभी कुछ काम बाकी था, इसलिए मेरे जीजा जी और मेरे डैड ने वहीं रुकने का फैसला किया और मैं और मेरी मॉम घर वापस आ गए। पूरी रात मैं अपनी मॉम को गले लगाकर सोया। आज भी जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो मुझे उस औरत की आवाज़ सुनाई देने लगती है, उसकी खतरनाक हंसी और उसका गाना, डेज़ी डेज़ी तुम भी मुझे अपना जवाब दो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए आधी पागल हूँ। डेज़ी डेज़ी गिव मी योर आंसर, आई एम हाफ क्रेजी